नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। बजट आज पेश किया गया। आपने दिन भर अपने आसपास वालों से टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर बजट का पूरा विश्लेषण सुना होगा। तो आप ऐसे समझिए कि अगर बजट सरकार की परीक्षा थी तो अब रिजल्ट देने की बारी आई है। और रिजल्ट हम कैसे देंगे वो समझाने के लिए हम आपको पहले अपने तमाम एक्सपर्ट से मुलाकात आपकी करवाते हैं। और आप अगर राजनीतिक एक्सपर्ट भी हमारे साथ देख रहे हैं तो उनका दूसरा बायोडेटा भी हम आपको देंगे ताकि आप समझें कि आपके एक्सपर्ट किस हिसाब से आज आपको जानकारी देने वाले हैं। स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी है इनके पास। गौरव वल्लभ, नमस्कार। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट में पीएचडी है इनकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि तमाम वो डिग्रियां कि वो बजट पर आज आपको ठोस नंबर दे सकेंगे। अब देखना यही है कि क्या वहां से 0 और यहां से 10 आ रहा है या कुछ परिवर्तन आज होने वाला है। सुभाष चंद्र गर्ग जी का स्वागत कीजिए। पूर्व वित्त सचिव हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक में निदेशक रह चुके हैं। साथ ही शंकर अय्यर जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, 1991 से मेरा ख्याल है अर्थ जगत से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। और इसके साथ ही पूर्व पत्रकार होने के साथ मेरे हिसाब से कोई पूर्व पत्रकार होता नहीं है, सब रहते हैं। लेखक हैं और वरिष्ठ स्तंभकार भी हैं। प्रवीण झा हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं, निदेशक सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर और देश विदेश के कई कॉलेज में पढ़ा चुके हैं। तो अब क्या है कि इनके पास 0 से लेकर 10 तक की तख्तियां हैं और ये एक एक करके नंबर देंगे जब हम अपना मुद्दा सामने रखेंगे। तो हमारा जो पहला मुद्दा है वो इस बजट में दी गई टैक्स में छूट है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा शुरू करेंगे। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी। इनकम टैक्स में छूट देकर नरेंद्र मोदी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को खुश करके 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक चला। सरकार के इस कदम के पीछे की कहानी आंकड़े बताते हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. निर्मला सीतारमण ने बजट में नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया। 5 स्लैब बनाए गए। 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर 0 टैक्स रखा गया। सबसे बड़ी बात, अगर आप 7 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आपको 1 रुपए टैक्स नहीं देना होगा। सरकार का ये कदम आज के बजट की सबसे बड़ी सियासी खबर क्यों, इससे जुड़े फायदे से समझिए। क्योंकि अगर आप 7 लाख से ज्यादा भी कमाते हैं तो अब आपकी जेब में पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे बचेंगे। नई टैक्स स्लैब के अनुसार पहले जहां 3 लाख रुपए आय पर 2500 रुपए टैक्स लगता था वो हटकर 0 हो गया। 3 से 6 लाख रुपए की आय पर पहले 22,500 रुपए टैक्स था, घटकर ये 15,000 रुपए हुआ। यानी इस आय वर्ग के लोगों को 7,500 रुपए का फायदा होगा। 6 से 9 लाख की आय वालों को पहले के मुकाबले 15,000 रुपए का फायदा होगा। 9 से 12 लाख की इनकम वालों को 25,000 रुपए का फायदा होगा और 12 से 15 लाख रुपए की सालाना आय वालों को औसत 37,500 रुपए ज्यादा बचेंगे। 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख ये सब ये स्लैब में आ जाता है तो उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये एक बेसिकली ऊपर से देखने से लगता है कि एक आई वॉश है। पर्सनल टैक्स रिलेटेड ही है, उसमें कुछ भी नहीं मिला। जो ओल्ड रिजीम में है वही बेनिफिशियल है, न्यू रिजीम में आज के दिन तो हमको कुछ भी नहीं मिला। सवाल ये है कि बजट में छूट का ऐलान कैसे 2024 में नरेंद्र मोदी का बड़ा दांव साबित हो सकता है, उसे भी जान लीजिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अनुसार साल 2018 में रिटर्न भरने वालों में 2.5 लाख रुपए तक की आय वालों की संख्या 13.9% थी। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले 49.3%, 5 से 10 लाख की सालाना आय वाले 26.7%। यानी 7 लाख तक टैक्स में छूट और नई टैक्स स्लैब का फायदा यूं तो हर तबके को मिलेगा, लेकिन इसमें करीब 90% लोग ऐसे होंगे जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए तक है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया। तो टैक्स के मोर्चे पर मिडिल क्लास के मन की बात सुनकर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले
ये जता दिया कि उसके लिए नौकरी पेशा लोगों की इच्छा बहुत मायने रखती है। अब हम आपको साथ में ये भी बता देते हैं कि इनकम टैक्स में जो रियायत है वो नई और वैकल्पिक टैक्स स्कीम तक सीमित है। अब इसमें कितने लोग जुड़ते हैं वो चीज आप उस हिसाब से समझ लीजिए कि कितना बजट को इस टैक्स में छूट के साथ आंका जा सकता है। सुधांशु जी, पहली बारी आपकी, देखिए नंबर देके शुरू कीजिए और क्यों। बता रहा हूं, उसका कारण यह है कि अगर आप इस समय देश की अर्थव्यवस्था देखें और दुनिया की अर्थव्यवस्था देखें, मैं विनम्रता से कहता हूं G7 या G20 में कोई कंट्री बता दें जहां रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से कम हो या रेट ऑफ ग्रोथ भारत से ज्यादा हो। मैं अगल बगल के कोई पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में। और इस कंस्ट्रेंट्स में भी कोविड से अभी हमारी इकोनॉमी बाहर निकल रही है। उस परिस्थिति में जबकि सरकार के सामने अभी भी 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की व्यवस्था है, चाइना के बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी चल रहा है क्योंकि वहां पर बहुत सारा खर्चा भी आता है एक्स्ट्रा, कोविड वैक्सीन सबको लगाई जा चुकी, इसके बावजूद यदि टैक्स में इतनी छूट सरकार ने दी है तो मुझे लगता है ये सबसे ऑप्टिमम है। इससे बेहतर नहीं किया जा सकता था, जिसे हम एक पंक्ति में कहावत में कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो दोनों की आवश्यकताओं का इतना सुंदर संतुलन जो मोदी जी ने और निर्मला जी ने इस बजट में किया है, मेरे विचार से वो प्रशंसनीय है। गौरव वल्लभ जी, वो IMF के आंकड़ों से उत्साहित होकर कह रहे हैं कि अब बताइए, दिखा दीजिए कि इससे बेहतर कौन दे सकता था। श्वेता जी, मैं बहुत भारी मन से 0 दे रहा हूं क्योंकि नेगेटिव वाला आपके पास है नहीं। मैं इस पे नेगेटिव नंबर देना चाहता हूं। कारण बता रहा हूं क्योंकि वित्त मंत्री ने मध्यम आय वर्गीय परिवारों को भ्रमित किया है। इस भ्रमित करने के नेगेटिव नंबर देने चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये कह रहे हैं 7 लाख, मैं कह रहा हूं अभी मौजूदा परिस्थिति में 10 लाख तक कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं। उसका भी बता देता हूं, 5 लाख तक का तो था ही पहले, 1.5 लाख की ATC में छूट ले लो, सेक्शन 24 में होम लोन की 2 लाख की छूट ले लो, 50,000 का मेडिक्लेम करवा लो, 50,000 का NPS में दे दो, 10 लाख तक नहीं देना है। ये 7 लाख बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं मौजूदा व्यवस्था में 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। इसलिए मैं बहुत भारी मन से 0 नंबर दे रहा हूं क्योंकि नेगेटिव वाला बोर्ड है नहीं। जबकि इस भ्रम फैलाने के लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को नेगेटिव मार्क देने चाहिए। चलिए, अभी तक तो जो हमने अटकलें लगाई थी वही हुआ है, लेकिन सुभाष जी बताइए आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से 6। अब वैसे स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं या लीनियंट, ताकि हम आकलन करें 6 कैसा नंबर? रियलिस्टिक मार्किंग। रियलिस्टिक। इसके 2 कारण हैं। एक तो जो 5 से 7 लाख बढ़ाई उससे सबको फायदा होता है। ये एग्जाम्पशन के अलावा है जो बल्ला जी कह रहे थे, तो इससे वास्तव में इस वर्ग के लोगों को जो 7 लाख तक के हैं उसको फायदा होगा। लेकिन हमारी जो टैक्स की व्यवस्था है जिसमें इतने स्लैब्स बना दिए, छोटे छोटे स्लैब्स, उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ है। उस कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म नहीं किया और थोड़ा बोल्ड होना चाहिए था। और दूसरा, ये जो सरचार्ज में 37% से 25%, वो 5 करोड़ से ज़्यादा आमदनी वालों लोगों को फ़ायदा हो रहा, वो मतलब मध्यम वर्ग नहीं है। तो इसके कारण से मेरा कुल मिला के आधे से ज़्यादा, बट 6। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि आप एग्जेम्पशन छोड़ दो मैं तुमको टैक्स की छूट दूंगी। आइडिया अच्छा है इसलिए 5 मार्क। अच्छा, लेकिन अक्सर यह होता है बजट में जो डिटेल, डेविल जो बोलते हैं, डिटेल में होता है। पिछली बार जब इंट्रोड्यूस हुआ था कई लोग नहीं गए। मैं इसलिए अभी मैंने सुधांशु जी से पूछा कि ये बाकी रखने के लिए कोई हिंदी शब्द है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया कि हासिल। तो मैं 5 मार्क हासिल इसलिए रखूंगा कि कल जो डिटेल में कोई डेविल ना आए, लेकिन फॉर द आइडिया एंड फॉर, बिकॉज ये भारत के जो करदाता हैं उनको इस चुंगल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रपोजल से, इसलिए मैं 5 और 6 के बीच में हूं। लेकिन आपके पास 5.5 नहीं है, तो मैं 6 कर देता हूं। आप 6 नंबर दे रहे हैं। प्रवीण जी। जी, मुझसे पूछे हैं
तो जस्ट अबाउट पास मार्क में, मतलब पास करवा दिया है। 30% में पहले लोग पास कर जाते थे। 33 नहीं होता था सर। तो सुधांशु जी कह रहे 4 कर दीजिए, प्रोफेसर तो ग्रेस मार्क देते हैं। अगर आपको इससे प्रसन्नता मिलती है तो देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक्चुअली जो गौरव जी ने कहा वो बातें बिल्कुल सही हैं कि अगर आप एग्जेम्पशंस वाले रूट लेते हैं और वाया मल्टीपल डिडक्शंस, तो इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक सरलीकरण जो है प्रोसेस का, तो जो शंकर जी कह रहे थे, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, तो उस दिशा में एक ये कहा जा सकता है कि प्रोग्रेसिव पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि देश की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हो रहा है, उसको अगर आप ध्यान में रखें तो वो इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, क्योंकि आप उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो 1.5 करोड़ है। देश की आबादी आप सबको पता है, तो उस लिहाज से भी जो इसका सिग्निफिकेंस है कोई इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि उसके बाहर जो लोग हैं उसके लिए आप जो टैक्सेशन का प्रावधान है वो कहाँ से आता है, लार्जली जीएसटी के थ्रू आता है। ठीक है, उससे जोड़ के देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अगली बार सुधांशु जी मैं आपसे आखिरी में पूछूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सबका जवाब भी देना चाहते होंगे, लेकिन अभी पे मेरा सिर्फ 2 छोटा सा पॉइंट था। स्लैब्स वाली बात जो आपकी है, एक्चुअली में जो शुरुआती स्टेजेस होती हैं, ज्यादा स्लैब्स इसी में होती है। एक स्टेज क्रॉस करने के बाद फिर लोग इक्विवेलेंट होते जाते हैं। और जो आपने एग्जेम्पशन की बात कही, देखिए क्या है कि जो अभी गौरव जी ने कहा कि मेडिक्लेम ले लें, हाउस लोन ले लें, अब ये 60,000 रुपए तक की सैलरी वाले लोगों को इसमें टोटल छूट मिल रही। अब बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनकी सैलरी 50,000 से शुरू हो रही है, तो शुरुआत के 5-6 साल उनको कोई एग्जेम्पशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। तो उन लोगों के लिए, मतलब यूथ को अगर देखें तो उसके लिए ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, जो लोग आगे जाके पहुंचे उस स्लैब में वो सारी चीजों पर लेंगे लोन, मगर शुरुआत में जो अपना जिंदगी की पहली कैरियर की शुरुआत 50,000 60,000 की नौकरी से कर रहा, तो एक इसमें छोटी सी पॉइंट ये है कि जो मीडियन एज है इंडिया का वो 27 है, और जो पहले नौकरी में आ रहे हैं उनको इस चुंगल से बाहर निकालने का एक तरीका हो सकता है। चलिए हम टोटल नंबर दिखा देते हैं। 3 जोड़ रहे हैं सर कि 4 जोड़ रहे हैं हम आपकी तरफ से? 4 जोड़ लीजिए। 4 जोड़ रहे हैं तो 4 जोड़ के हमारा 10, 6 और 4 नंबर, तो आधे से 1 अंक ज्यादा है टैक्स में छूट पर। 50 कुल अंक और उसमें 26 अंक सरकार के बजट में टैक्स में छूट के मुद्दे पर। बजट पेश होने से पहले ही ये अटकलें थी कि क्या ये एक चुनावी बजट होगा। तो अब देखिए कि जब चुनाव होते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में जो लोग वोट डालने निकलते हैं वो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास के वोटर होते हैं, वो सब बूथ तक पहुंचते हैं। तो अब इनके लिए क्या हुआ, गरीब और जो आम इंसान है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए क्या हुआ है इस बजट में, देखते हैं। देश का आम, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मिडिल क्लास का आम आदमी खुलकर वोट देने बूथ तक आता है, बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट भी देता रहा। हिसाब ये कहता है कि 2009 में मिडिल क्लास का 22% हिस्सा बीजेपी पाई, 2019 में बढ़कर ये 39% हुआ। 2009 में गरीब वोट का 18% वोट बीजेपी को मिला, 2019 में बढ़कर 38% हुआ। क्या इसी वर्ग की आकांक्षाओं को समझकर बजट इस बार आया? ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। आम आदमी के सपने पूरे करने वाले जो दावे बजट से आए वो इस प्रकार है। नई टैक्स प्रणाली के तहत 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये सबसे अहम रहा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख हुई। मासिक आय योजना के लिए एकल खाते की अधिकतम जमा सीमा 9 लाख रुपए की गई। मोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टीवी, खिलौना, साइकिल, बैटरी सस्ते हुए। निजी कंपनी के कर्मचारी को रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट 25 लाख तक टैक्स फ्री होगा। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा, यानी गरीबों को और भी पक्के घर मिलेंगे। युवाओं के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खुलेंगे, रोजगार बढ़ेगा।
47 लाख युवाओं को नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान से स्वरोजगार के लिए पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों को वित्तीय मदद दी जाएगी। जनजातीय छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल में 38,800 टीचर भर्ती किए जाएंगे। तो हम चर्चा करें उससे पहले सिर्फ एक आंकड़ा आपको बता देते हैं कि देश में 60 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर ऐसे हैं जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, जो औसत सालाना 50,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरते हैं। और 60 लाख वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े हुए परिवार के अगर हम 3 सदस्य भी लगा लेते हैं तो उस हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख ये आंकड़ा पहुंच जाता है। गौरव वल्लभ जी, पहले आपसे शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके फिर बाकी नंबर मैं दूंगा, आपके सही सवाल पे सही नंबर भी दूंगा, पर मैं कारण बताऊंगा कि मैं क्यों 0 नंबर दे रहा हूं। क्या पूरे बजट भाषण में गरीब शब्द या गरीबी, पॉवर्टी, इस शब्द का एक बार भी बजट भाषण में उल्लेख तक नहीं किया वित्त मंत्री जी ने। और आप गरीबी पे जब बोल रहे हैं तो मैं फिर 0 से ज्यादा कैसे दूं? मिडिल क्लास के लिए, अब मैंने अपन टैक्स की बात कर रहे थे, क्यों सरकार चाहती है कि जो मिडिल क्लास के लोग एग्जम्पशन में अपने भविष्य के लिए पीपीएफ में, सुकन्या समृद्धि में, एलआईसी की पॉलिसी, एनएससी, आईवीपी, केवीपी में पैसा डालते हैं, क्यों सरकार चाहती है कि वो नहीं डालें? और कोई, मैं यहाँ पे इतने एक्सपर्ट है, कोई दुनिया में ऐसा देश है जहाँ पे 2 तरह के टैक्स रिजीम चल रहे हैं? ये कोई एमसीक्यू खेल रहे हो क्या बच्चों के साथ? इधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ। सुधांशु जी, अगली बार 2 और टैक्स रिजीम डाल देना, ए बी सी डी। इस टैक्स रिजीम में जाओ तो ये, इस टैक्स रिजीम में जाओ तो ये मतलब जो वो लूडो का खेल है ना, उस तरह का गेम बना रहे हैं। क्यों कंफ्यूजन है? वाई फाइनेंस मिनिस्टर इज सो मच कंफ्यूज्ड? तो इस कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड के लिए 0 से ज्यादा मैं नहीं दे सकता। सुधांशु जी, अभी या सबके जवाब ले लें हम पहले? एक लाइन में इनका जवाब देते हैं फिर। ठीक है, एक लाइन में। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो इन्होंने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कहा, तो मुझे तो लग रहा आर्थिक विशेषज्ञ होकर स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, 2 प्रकार के लोग हैं। एक मैंने कहा जो कैरियर शुरू कर रहे हैं, शुरू के 5 साल में, उनके लिए ये स्लैब बेटर है क्योंकि उन्हें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं, कैरियर अपॉर्चुनिटी देखनी है। और एक कुछ लोग ऐसे जो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आखिरी के 5-7 साल में, उनके लिए पुराना रिजीम बेटर हो सकता है। इन्वेस्टमेंट भी दे दीजिए अब सुधांशु जी। नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा ना, हम 10 में 10 इसलिए दे रहे हैं कि देखिए, जो यंगर पॉपुलेशन और ओल्डर पॉपुलेशन दोनों के रिक्वायरमेंट एकदम अलग होते हैं। जो 50+ वाला, जो 20s में है, तो दोनों का ध्यान रखा गया। वो 0 का प्रभाव कुछ ऐसा है कि पूरी तरीके से संज्ञा 0 हो जाने के कारण उनको 0 ही दिखाई पड़ रहा है। एक लाइन में सिर्फ, सुधांशु जी, पिछले 2 साल से 2 टैक्स रिजीम चल रहे हैं। ये जो नया वाला जो टैक्स रिजीम है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, मोर देन 15, इसमें कितने लोगों ने पिछले 2 साल में कर भरा? क्या बता सकते हैं? तो पता लगे, क्योंकि आपने कहा कि भाई जो नई नौकरी शुरू कर रहे हैं उनको ये फायदा मिलेगा, जो रिटायर हो रहे हैं उनको वो फायदा मिलेगा। 2 साल में कितने लोगों ने दूसरे टैक्स रिजीम में टैक्स भरा? आप बताइए। मुझे लगता है आप फिर नई बात को समझ पाए। आप फिर गलत भ्रमित मत कीजिए। अरे भाई, मैंने 2 अलग-अलग टैक्स रिजीम की बात की, स्लैब्स की बात नहीं की। मतलब जो आपने कहा कि 7 लाख रुपए वाला, एक है कि मॉडर्न डिफॉल्ट और एक है ओल्ड। तो मैंने कहा मॉडर्न डिफॉल्ट उसको सूट करता जो यंगर है, 22, 24, 25 साल का, और ओल्डर वाला उसको सूट करता 52, 54, 55। आप बात नहीं समझ पा रहे। 0 से 10 के स्पेक्ट्रम के बीच के लोगों के पास चलते हैं सर। सुभाष जी, मेरे तरफ से इस मुद्दे पे गरीब और आम आदमी के लिए 5 इसलिए कि इस बजट में अनफॉर्चुनेटली गरीब और आम आदमी के लिए कोई बात कही नहीं गई, कोई स्कीम नहीं है जो इसके लिए है। लेकिन पहले से सरकार ने काफ़ी कुछ कर दिया है, जैसे ये 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन वाली स्कीम पहले बजट से पहले ही हो गई थी। तो चूंकि सरकार ने काफ़ी कुछ कर दिया है, उसके लिए 5 मार्क्स, और इस बजट में कुछ नहीं किया, इसलिए बाकी 5 मार्क्स नहीं। इस बजट में जितना चादर हो उतना पैर फैलाओ, जैसे कहते हैं, वैसे उन्होंने बजट बनाया। अभी आप मोटापे के लिए डाइट भी कर रहे हो और बोल रहे हो कि भोजन भी परोसा जा रहा है। ये दोनों में से एक सही होगा। मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो परिस्थिति है उसके अनुरोध बजट बनाया, और शायद इससे ज्यादा खर्च करते तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो महंगाई है वो सबसे गरीब तबके के ऊपर ज्यादा पड़ती है।
ये कह के मैं रुकता हूं क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं। जैसे सरकार में कोई 8000 स्कीम्स है जिस पर डीबीटी लागू है। इन स्कीम से किसको फायदा हुआ नहीं हुआ इसकी कभी रिव्यू हुई है? आप जो एक्रोनिम के लिए हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन पीएमजीएसवाई, एमजीएसवाई ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, इससे कितने लोगों को फायदा हुआ है? आप शिक्षा के लिए क्या कर पाए हैं? हाँ। एक शिक्षा के लिए एकलव्य स्कूल के लिए पैसे टीचर रिक्रूटमेंट की बात हुई, लेकिन राज्य सरकारों ने 5 लाख से ज्यादा स्कूल टीचर्स की वैकेंसीज रखी हुई है, वो क्यों भरे नहीं जा रहे हैं? इसके लिए सिर्फ 6 नंबर आप दे रहे हैं। प्रवीण जी। इन एनी केस रियल टर्म्स में अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो ये जो राशि है 45 लाख करोड़ वो 41.9 लाख करोड़ से कम हो जाती है। ठीक है। अगर आप सिर्फ इन्फ्लेशन को तो रियल टर्म्स में अगर आप देखें तो वो जो एक फिस्कल स्पेस या एनवेलप जो होता है वो तो कमा ही कमा है। ठीक है। अब उसमें क्या हुआ है कि आप अधिकतर जो मेजर स्कीम्स है आप उसको लेके देखिए, या तो नॉमिनल टर्म्स में वो वही हैं या 1,000 करोड़ बढ़े हैं। तो मिला जुला के तकरीबन 70 to 80% जो स्कीम्स हैं, ठीक है, उसमें घटौती हुई है, जिनका आम आदमी के जीवन पे, खास करके जिनको हम गरीब कहते हैं, हाँ, उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए क्या रेट करेंगे आप? इसलिए जो हाँ, है इसमें मुझे 2 से ज्यादा देने में मुश्किल है। ठीक है जी, ठीक है। तो 11 + 2 हो गया 13 और इधर 10 थे, तो यानी कि जो टोटल जो कुल आंकड़ा हमारे सामने है गरीबों और मध्यम वर्ग, जो कि निम्न मध्यम वर्ग आप समझिए यहां पर, उसका आंकड़ा कुल 23 है। लेकिन जैसा कि सुभाष जी भी कह रहे थे, इस आंकड़े से परे एक और सच्चाई ये है कि जो फ्री का राशन मिल रहा है लोगों के मन मस्तिष्क में, वो एक अलग असर कर सकता है अगर हम चुनाव के लिहाज से इसे देखें। फूड सब्सिडी 3 लाख करोड़ से घट के तकरीबन 2 लाख करोड़ हो गई है। हाँ। 1.97 लाख करोड़। सर, मैं तो आम जनमानस की फीलिंग की बात कर रही हूँ। मैं तो देखिए आंकड़ों से और जो जमीन पर जो लोग सोच रहे हैं उसमें एक बड़ा फासला आ जाता है। वो बात लेकिन ये जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो दे रहे हैं 23 नंबर 50 में से। गरीब और आम आदमी के मुद्दे पर बजट में क्या किया गया है उसे लेकर अब बात देश के ग्रामीण इलाकों की, देश के किसानों की। आज बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 25 बार, वो तो हम देख रहे थे, किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। गरीबों के लिए भी कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं है। किसानों का जो उनका जो इनकम बढ़ाने का था वो उसका भी कोई इसमें जिक्र नहीं है। एमएसपी का जिक्र इसमें नहीं है। फिर कौन से गरीब के लिए ये बजट बना है? 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाकर सरकार ने बड़ा दांव चला था। इस बार आखिरी पूर्ण बजट में ऐसा कोई बड़ा ऐलान नहीं दिखा, लेकिन जो बातें किसानों से जुड़ी बजट में सामने आई वो है 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य। इस बार 1.5 लाख करोड़ का इजाफा पिछली बार के मुकाबले किया गया। किसान सम्मान निधि में कोई बदलाव नहीं, लेकिन अब तक 11 करोड़ 30 लाख किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जा चुके हैं। श्री अन्न योजना से मोटे अनाज के उत्पादन और खपत पर जोर रहेगा। बागवानी उपज के लिए 2200 करोड़ रुपए की बात बजट में की गई। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 6000 करोड़ रुपए की बात है। 3 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद दी जाएगी। गोबर धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किसानों के लिए यह ऐलान वोट की फसल कितनी लहलहा सकते हैं, जबकि ग्रामीण वोट के बंटवारे को अगर देखें तो पाते हैं
2014 में ग्रामीण इलाके से जहां बीजेपी को देश में 30.3% वोट हासिल हुए, वो 2019 में बढ़कर 37.6% हुआ। अब 2023 के बजट में किसानों के लिए हुए ऐलान से कितना वोट 2024 में ग्रामीण इलाके का बढ़ेगा या कम होगा? तो अब इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स की राय हम जान लेते हैं, और मैं इस बार एक्सपर्ट से ही शुरू कर रही हूँ, राजनीति अंत में होगी। प्रवीण जी शुरू कीजिए। मुझे लगता है किसानों के प्रति जो है हाँ। एक घोर नाइंसाफी जिसको आप कहिएगा, तो चलिए 2 नंबर 0 के साथ उठाया आपने, लेकिन 2 नंबर दिया है। चलिए शंकर जी, हालांकि मोटे अनाज को लेकर भी सरकार ने बहुत पीठ थपथपाई है और कहा है कि खपत उत्पादन इस सबको बढ़ाने की क्या चीजें हो सकती हैं, उन सारी चीजों पर भी बात हुई है। क्या ये चीजें आपको दिखा रही हैं कि किसानों के लिए बेहतर है या नहीं? कई सारे वादे किए जाते हैं, सिर्फ इस सरकार के नहीं, इसके पीछे की सरकार में नेहरू जी कहते थे एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट। अब हम लोग 50 साल से देख रहे हैं एग्रीकल्चर पे कितना रिफॉर्म हुआ है। एक जमीनी सच्चाई ये है कि देश के कम औसतन 50% लोग देश की 15% इनकम पे डिपेंडेंट है। इस देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है जो डिस्ट्रेस, जो तकलीफ ग्रामीण भागों में और जो फार्मिंग में और एग्रीकल्चर, सारे अच्छी चीजें हैं, लेकिन जो डायरेक्शन होना चाहिए, जो गति होनी चाहिए, जो मोमेंटम होना चाहिए, किसान कितने साल और रुकेगा? तो इस कारण 4 नंबर है बस, 10 में 4। सुभाष जी, मैं इस साल के बजट को किसानी या खेती के लिए थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते थे। किसानों को क्या देना चाहिए उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो हमारे देश की व्यवस्था है और जो नीतियां हैं उसमें किसानों को लगभग सभी चीज़ हम दे रहे हैं। हर तरह का इनपुट सब्सिडाइज्ड है, फर्टिलाइज़र ले लीजिए, आप सीड ले लीजिए, लोन ले लीजिए, सारी की सारी चीज़ों पे सब्सिडी है। हम मैक्सिमम प्राइस देते हैं एमएसपी के रूप में। हमारी ज़्यादातर प्राइसेस जो हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा दाम के आसपास की प्राइसेस हैं। उसके ऊपर हम पीएम किसान योजना में 6,000 रुपए की सब्सिडी भी देते। तो किसानों को बहुत कुछ मिल रहा है मेरी समझ के हिसाब से, लेकिन फिर भी किसानी बिल्कुल क्राइसिस में है। तो इन सब के कारण से चूंकि किसान के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई रिफॉर्म नहीं आया, हाँ। जो बहुत जरूरी है और इसके कारण से चेंज नहीं होगा, हाँ। मैं केवल 4 ही मार्क्स। ओहो, 10 नंबर जुटे हैं अभी तक सिर्फ। श्वेता जी, आपने किसान की बात करी, मैं 2 आंकड़े देना चाहूंगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में सरकार ने 83,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, मतलब बजटरी एस्टिमेट। आपको पता खर्च कितने किए? 76,000 करोड़। मतलब जो आवंटित किया था वो भी खर्च नहीं कर पाए। पीएम किसान में 60,000 करोड़ रुपए का बजटरी एस्टिमेट था, रिवाइज एस्टिमेट आया 68,000 से 60,000 करोड़। मतलब जितना पीएम किसान में देना का सोचा था उससे 8,000 करोड़ कम। तो इस कारण आप सोचेंगे कि मैं 0 दे रहा हूँ, बहुत भारी मन है, क्योंकि देश की सरकार को 0 देता हूँ तो दुख होता है, पर काम ही ऐसा करते हैं। और अगर मैं एक शिक्षक सही मार्क नहीं देगा, हाँ। तो छात्र के साथ अन्याय भी हो सकता है। इसलिए मुझे 0 मार्क भारी मन से देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ना तो 6,000 रुपये जो किसान सम्मान निधि के बढ़ाए, ना एमएसपी की लीगल राइट पे ठोस नीति लाए, और जो किसान और किसानी के लिए बजटरी एस्टीमेट था मौजूदा वित्तीय वर्ष का, सरकार उतना भी खर्च नहीं कर पाई। रिवाइज्ड एस्टीमेट में खुल के सामने आया। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात तो मैं सभी के सुलभ संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूं। एमएसपी की बात सबने की। 2 फैक्ट्स। इस देश में एक राज्य है जहां एमएसपी का कानून नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून लागू है। वो कौन सा राज्य है? केरल। एकमात्र राज्य जहां वामपंथियों की सरकार है और जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। इसे कहते हैं चेहरा ये, दिल्ली में चेहरा ये और हकीकत में चेहरा ये। ना कोई आवाज उठाता है, ना कोई आंदोलन करता है, क्योंकि वहां तो एक अलग प्रकार की बात है। दूसरा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एमएसपी के विषय पे बात हो रही है। एमएसपी कभी बजट में नहीं बोला जाता, ये फसल के समय आता है। मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, कोई एक बजट बताइए जिसमें एमएसपी अनाउंस की गई हो। अब मिलेट को लेकर
एक पूरा का पूरा एक नया प्रोग्राम बनाने का जो प्रयास किया गया है, इससे विविधता भी आएगी। तो मैं समझ सकता हूं कि एक बड़ा परिवर्तन कि कैसे फ्यूचर में एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा, उसके अंदर सरकार ने आय दोगुनी होने की बात बिल्कुल हो गई। वो तो 2022 में हो गई, आपको पता ही नहीं। किसानों की तो आय हो गई है। 27 रुपए प्रतिदिन किसान किसानी से कमा रहा है। भारत सरकार का आंकड़ा है 2022 में, वो अब तो चौगुनी की समय आ चुका है। नहीं, वैसे तो मैंने जो सवाल पूछा था, एमएसपी आपके राज्य में क्यों नहीं लागू है भाई? अरे एमएसपी बजट में पूछ रहे हो, जहाँ है वहाँ नियम है ही नहीं। 27 रुपए जड़ से नहीं है, क्या है? सुधांशु जी, आपने भी 10 दिए ना फिर से? बिल्कुल, आपके भी 10 नंबर हैं। इसीलिए जो मैंने पूछा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, केरल में एमएसपी क्यों नहीं है और उसके लिए दिल्ली में आवाज उठती क्यों नहीं है? तो कुल मिलाकर 50 में इस बार 20 अंक हैं। किसानों का मुद्दा है, बड़ा पेचीदा ही रहता है हमेशा सरकार के लिए कि कुछ आवाजें ये उठती हैं कि अरे कानून को वापस क्यों लिया, ये तो सुधार के लिए थे, लेकिन आंदोलन इतना तगड़ा हो जाता है कि आप वो चीज वापस ले भी लेते हैं। और इसी के बीच भारत की राजनीति और पूरा देश चलता भी है। लेकिन 20 है 50 अंकों में सरकार ने इस बार कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा दिया गया है, 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हुआ है बजट में, अब वो देखते हैं। पिछले साल 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की। उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को घटाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है, ताकि सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। इसके लिए मोदी सरकार सड़क और बुनियादी ढांचे को सुधारने पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है, जिसका असर बजट में देखने को मिला है। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। वित्त मंत्री ने 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। ये भारत की कुल जीडीपी का 3.3% है। इसके अलावा इस बार सरकार ने रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया। ये रकम 2013-14 में घोषित राशि से 9 गुना ज्यादा है। 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. मोदी सरकार सड़क और बंदरगाहों की तरह हवाई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपैड और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को सुधारेगी, ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च कम किया जा सके। सरकार को लगता है कि ऐसा होने पर आर्थिक वृद्धि और विकास को गति देने में मदद मिलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में जो काम हुआ है, सुभाष जी शुरू कीजिए। मैं 6 मार्क्स, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में बजट काफी बड़ा है। हाँ। 10 लाख करोड़ ले गए 7.5 लाख करोड़ से, और रोड सेक्टर में काफ़ी काम हुआ भी है। पूरे देश में आप देखते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव हो गया। तो कुल मिला के अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। तो 6 मार्क्स। आंकड़ों की धुंध में से बाहर निकले, हाँ। तब भी मैं इसकी तारीफ करूंगा। तारीफ इसलिए कि एक सेक्टर में सरकार की सोच एकदम सटीक है, और ये है कि गति शक्ति बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन, रोड्स की मरम्मत, रेलवे की जो मरम्मत हुई है, उसके लिए 7 नंबर। प्रवीण जी। जी, ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी देश के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, और उस पर एक तवज्जो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पिछले 5-7 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो रहा है। और इसमें मुख्य चीज़ ये देखने की है मेरी समझ से कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसकी संरचना क्या होती है, जो बाकी आर्थिक जितने सारे आप चाहते हैं आउटकम, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है जिसमें से आप सिर्फ बुलडोजर लगाते रहें और उसके माध्यम से सब कुछ करते रहें, उसमें रोजगार का सृजन नहीं के बराबर होगा या बहुत कम होगा। दूसरे किस्म का ये हो सकता है कि आप उन बाकी लेबर इंटेंसिव चीजों से जोड़ के देखें। तो ये सारे जो मुद्दे हैं उस पर गहन चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक महत्व दिया गया है तो मेरी समझ से जो है 5 नंबर आप दे रहे हैं। गौरव श्वेता जी, अरे बाप रे, 2 नंबर ऐतिहासिक लम्हा हो गया। और मैं 5 भी दे सकता था। हाँ। अगर ढंग से अगर काम करते और क्या काम नहीं किया वो बता देता। हाँ। 2022-23 में कैपेक्स का 10.67 लाख करोड़ का एलोकेशन था। खर्च कितना किया? 10.53 लाख। कोई बात नहीं, ये तो मान लिया। स्टेट्स को ट्रांसफर करने थे 3.34 लाख करोड़। ट्रांसफर कितने किए? 2.7 लाख करोड़। कहाँ गए वो 64,000 करोड़? मोदी जी क्यों नहीं देते हैं? वित्त मंत्री जी राज्यों को पैसा क्यों नहीं देती है? क्यों राज्यों से कोई, पहले तो खूब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, टीम इंडिया और ये सब बातें हुई थी, ये राज्यों का 64,000 करोड़ रुपया यहाँ पे क्यों लटका हुआ है? फिर भी अच्छी सोच के लिए मैं 2 नंबर देता हूँ। और ये राज्यों का सही समय पे भुगतान करते, जितना बजट था उतना स्पेंड करते, तो मैं इसको 4-5 तक भी ले जाता। वाह, सुधांशु जी। वैसे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 100 में 125 नंबर देने लायक काम किया है सरकार ने, परंतु मैं जो हमारे विशेषज्ञों ने और हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो बिंदु उठाया, मैं उस पर केवल एक पॉइंट कहना चाहूंगा। जिन्होंने बात कही, इस वाले बजट में भी हमने जो 1,30,000 राज्यों को दिया उसमें साफ कहा है 80,000 तो उनको करोड़ सीधे मिलेगा, मगर 50,000 करोड़ मिलेगा जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में चेंजेस करेंगे, जैसे पावर सेक्टर में, बाकी में, तो वो चेंज से रिलेटेड है। तो जो पिछली बार आप कह रहे हैं जिन राज्यों ने परिवर्तन किया उन्हें वो वाला हिस्सा मिलेगा और जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं मिलेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर में सिर्फ एक फैक्ट बताना चाहता हूं। सामान्यतः ये कहा जाता ना, सीधे पैसा दे दीजिए, सीधे पैसा दे दीजिए। इस पे बाकायदा स्टडी है आरबीआई की भी और आर्थिक विशेषज्ञों की भी। यदि आप किसी को 1 रुपया सीधे दे देते हैं तो उसका अर्थव्यवस्था में योगदान जानते हैं कितना होता है? 45 पैसे से लेकर 90 पैसा, यानी अधिकतम 90 पैसे का योगदान वो अर्थव्यवस्था में देती है। पर अगर आप कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो 1 रुपया लगाते हैं तो वो जाकर 3.45 रुपया आगे जाके बनता है, क्योंकि ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनते हैं इनसे जो क्यूमुलेटिव जो शुरू होते हैं रोजगार के अवसर और अर्थव्यवस्था में विकास। परंतु मुझे प्रसन्नता है, कोई बात नहीं, इन्होंने अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर के रूप में थोड़ा परिचय दिया, 2 नंबर दिए। वैसे मुझे कोई गुरेज नहीं था, मैं ईमानदारी से मैं भी कह देता हूं। अरे कांग्रेस में 2 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए थे जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज किया। एक स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव, उन्हें तो कांग्रेस ने हमेशा 0 नंबर दिए, मृत्यु के बाद उनका शव तक नहीं आया था। दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जबरदस्त काम किया था, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो 4थे नंबर पे थे। पहले पे थी मैडम, दूसरे पे थे राहुल जी, तीसरे पे थे अहमद पटेल जी और चौथे पे वो थे। तो जब आपने जो बोला आप तो वो बोलेंगे। नहीं, एक लाइन, अपने प्राइम मिनिस्टर को जब नंबर ढंग के नहीं दिए तो मोदी जी के लिए हम कौन सी मैं तो आपसे एक छोटी सी आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। जीडीपी ग्रोथ यूपीए 1 और 2 के दौरान 6.7% थी एवरेज, और आपको जान के हैरत होगी कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ अगर एवरेज निकालूं पिछले 9 साल का तो वो 5% पर है। तो उसका जवाब दीजिए, आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दीजिए। बिल्कुल आंकड़ों का जवाब जाके मैं दर्शकों से कहता हूं, चेक करिए जुलाई 2004 पी चिदम्बरम का फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में पहला बजट देते हुए बजट भाषण, उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट, इकोनॉमी इज इन ए वेरी गुड कंडीशन। ये चिदम्बरम जी का बयान है। तो हम जो छोड़ के 13-14 का कितना जीडीपी ग्रोथ था? ऐसे गलत बयान नहीं। अरे गलत नहीं, मैंने मेरी बात तो भरोसा रहा, इनकी बात भरोसा, जाके चेक करिए। पहला मैं आपसे पूछ रहा हूं 13-14 का जीडीपी ग्रोथ कितना था? चलिए हम सारी बात बताएं। अब हम बताते हैं कि हमारे शासनकाल में 14 साल में अटल जी और मोदी जी का मिला लीजिए, केवल 2020 को ये नई खबर है क्या? आपने कभी मोदी जी तो मानते ही नहीं अटल जी को, वो तो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अटल जी तो उसी समय थे, आज पहली बार माना आपने, अच्छा लगा मुझे। क्या बात कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं हमेशा केवल 2020 कोविड का दौर छोड़ के हमेशा विकास की दर महंगाई की दर के ऊपर रही है, और इनके 60 साल में केवल 2006 से 8 को छोड़ के हमेशा महंगाई की दर विकास की दर से ऊपर रही। सुधांशु जी, तो ये मौजूदा वित्तीय वर्ष की क्या महंगाई दर है? इस साल की महंगाई दर क्या है? 6.8। अरे रिजर्व बैंक बोल रहा है सर, और आपकी अच्छा चलिए इस मेरी बात बताइए ना, इधर उधर मत, 6.8% है
रिजर्व बैंक का अनुमान है। अभी मौजूदा वित्तीय वर्ष की जीडीपी ग्रोथ मैडम खुद बोल रही है सब 7%, और जैसे जैसे साल आएगा ये 6.4 6.5 पे जाके लटकेगी। तो आप कह रहे हो कि कभी नहीं हुआ, मैं तो आपको कह रहा हूँ इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही हो गया। विश्व की ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्टेड है? आप शास्त्री बोलिए। मैं आपको बोल रहा हूँ 6.8। अरे भाई वर्ल्ड की 2.9 प्रोजेक्टेड है, भारत की उससे डबल होने जा रही है। चलिए ठीक है, राहुल गांधी आप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कोई आप देखिए, पॉलिटिकल डिबेट नहीं, आप जब पेपर खत्म हो चुका है, आंकड़ों पे कह रहा हूं, पेपर खत्म हो चुका है, अपने दूसरे कार्यकाल में, और उसके बाद अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने अपना अंत में एक लाइन इस बार का आखिरी बजट पेश कर दिया है। या तो मैं कह रहा हूं बाहर की बात हम करना छोड़ देंगे, राहुल गांधी जी विदेश में जाकर भारत की अर्थव्यवस्था पे ज्ञान देना छोड़ दें। अभी तो हिंदुस्तान में ही है, भारत जोड़ो अभी यात्रा खत्म की है उन्होंने, लेकिन 30 अंक इस बार हो गए हैं 50 में, बजट की बात ठीक है सर, 30 अंक हो गए हैं 50 में। और ये वाला जो पेपर है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का पेपर, उसमें सरकार ने टॉप किया है, पर उसके बावजूद आंकड़ों में जो फासला है वो आप यहाँ की पूरी चर्चा की वजह से देख रहे हैं। अब आप इसे क्या समझिए कि यहाँ पर कंजूसी हुई है नंबर देने में, थोड़ा स्ट्रिक्ट मार्किंग हुआ है, या फिर यथार्थ के ज्यादा करीब है, या फिर गौरव जी हर बार 0 देते आए हैं। अब इसके पीछे जो भी वजह हो सुधांशु जी, आपकी तरफ से 10 भी रहे हैं हर बार, लेकिन कुल मिलाकर हाँ मैं बताऊं, देखिए मोदी जी की दृष्टि को समझना सबके लिए आसान नहीं है। तो हमारे एक्सपर्ट भी नहीं समझ बता रहा हूँ, जैसे बेचारे इतने क्वालिफाइड लोग हैं वो भी नहीं समझ पाए। हम बता रहा हूँ, जनधन योजना जब खोली बस एक लाइन में सर इसको खत्म करते हैं। पहले जनधन आया, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया, फिर नोटबंदी आई, फिर उसके बाद जीएसटी। देश के बड़े अर्थशास्त्री, जेएनयू के प्रोफेसर की बात नहीं। अच्छा गौरव जी, इतनी कंजूसी तो कांग्रेस के बाकी नेताओं ने नहीं की है वैसे। भाई इतनी कंजूसी कांग्रेस के बाकी नेताओं ने, लेकिन आपके देश के पूर्व वित्त सचिव, जेएनयू के सीनियर प्रोफेसर और देश के बड़े पत्रकार आपकी और मोदी जी की बात नहीं समझ पाए। दुख हुआ। अगर ये नहीं समझ पाए तो बात है कि जनता को समझना है, चुनावी साल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका यहाँ पर हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए आज। थैंक यू। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।